जय हिंद। आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर आप लोग के सामने आए हैं और यह वीडियो बायोलॉजी का है। और बायोलॉजी में कौन सा टॉपिक? तो जनन। इससे पहले एक वीडियो हम बायोलॉजी का और छोड़ चुके हैं। उसमें जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार के हैं, निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन कितने प्रकार के हैं, युग्मनज किसे कहते हैं, ये सारी परिभाषा को, ये सारी क्वेश्चनों के परिभाषा हम उसमें बता चुके हैं। और आज हम फिर उसी से जुड़े हुए एक विशेष टॉपिक को हम इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे अनेक एग्जामों में इससे क्वेश्चन उठाने के काम करता है। यह टॉपिक है क्या? तो इसमें देखते हैं मानव में लिंग का निर्धारण। मानव में लिंग का निर्धारण अगर देखा जाए बायोलॉजी के नज़रिए से तो यह भी एक विशेष महत्व रखता है पेपर में। चलिए देखते हैं, इसी चीज़ को हम देखने के इसमें काम करते हैं कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। और इसके साथ हम नर जननांग और मादा जननांग, वो दोनों चीज़ों को हम देखने के काम करेंगे। कौन सा नर जननांग होता है, कौन सा मादा जननांग होता है, उसको भी इसके बाद हम देख लेंगे। चलिए क्लियर। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस जो जनन वाले, जो जनन किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं, उसका लिंक हम डाल देंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इसको देखिएगा तो पूरा के पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है। चलिए आते हैं इसमें। सबसे पहले आते हैं तो मानव में लिंग का निर्धारण। लिंग का निर्धारण कैसे होता है? लड़की शिशु किस रूप में जन्म लेती है, कौन कौन सा क्रोमोसोम मिलने के कारण लड़का शिशु किस रूप में जन्म लेता है, कौन कौन सा क्रोमोसोम इसमें मिलता है, तो ये चीज़ों को हम देखेंगे। आप लोग को और सबको पता भी होगा कि क्रोमोसोम, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। क्रोमोसोम बोले या फिर हिंदी में इसको क्या बोले, गुणसूत्र बोले, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे क्रोमोसोम, देखते हैं क्रोमोसोम मानव में कितने होते हैं। तो पता है 46। अगर संख्या पूछे तो 46 और जोड़ा पूछे तो कितना, 23। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत इसके बाद होना शुरू हो जाता है। दिक्कत कहाँ से होती है? तो पूछेगा लिंग क्रोमोसोम कितने होते हैं। लिंग क्रोमोसोम मतलब कहने का मतलब है सेक्स गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं। यहाँ से फिर उसके बाद ऑटोसोम गुणसूत्र कितने होते हैं, जिसको हम काई गुणसूत्र बोलते हैं। तो यहाँ से आप फंसना शुरू कर दीजिएगा। तो यही चीज़ें, इसी चीज़ों को हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे। और पूछता है नर का लिंग क्रोमोसोम का स्वरूप क्या होता है, मादा का लिंग क्रोमोसोम का स्वरूप क्या होता है, ये सारी बातों को उठाने के काम करता है। चलिए देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इसमें हम देखेंगे नर और एक तरफ कौन, मादा। क्लियर। नर बोले तो क्या, पुरुष, और मादा बोले तो क्या, स्त्री। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां से हम चलते हैं। अभी बताएं कि नर में मतलब पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितना, तो 46। कितना, 46। तो इसमें भी 46, तो इसमें भी कितना होता है, 46 होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 46 होता है, लेकिन अगला स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो अगला स्टेप में इसको हम 44 प्लस क्या कर देते हैं, XY कर देते हैं। 44 प्लस क्या, XY। अब इसमें आते हैं तो इसमें क्या करते हैं, 44 प्लस XX, मतलब इस टाइप का क्या होता है, गुणसूत्र होता है। अब देखिए दोनों में 46, पुरुष में भी और स्त्री में भी गुणसूत्रों की संख्या कितना, 46। अब अगला स्टेप में हम जब बढ़े तो अगला स्टेप में क्या किए, 44 प्लस XY इसमें, और स्त्री में किया 44 प्लस XX। क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहां से हम इधर भी 44 लिखे हैं और इधर भी 44 लिखे हैं। इसमें कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, समान रूप से इधर लिखने के काम किए हैं। लेकिन चेंजिंग हम इस ए दोनों में कर दिए हैं, यहां पर XY और यहां पर क्या, XX। क्लियर है ना। अब यहीं से हम देखेंगे कि जो XY जो गुणसूत्र को अलग किए हैं, तो इस गुणसूत्र का नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है लिंग क्रोमोसोम। लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं, लिंग गुणसूत्र। XY जो हो गया। अब यहां से आएंगे जो 44 है, तो ये 44 गुणसूत्र का नाम क्या है,
तो इसका है ऑटोसोम, ऑटोसोम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहेंगे, गुणसूत्रे करते हैं यहाँ से, गुणसूत्र। क्लियर ना? जिसको हम हिंदी में कायिक गुणसूत्र बोलते हैं, कायिक गुणसूत्र कहते हैं। क्लियर? अब देखेंगे यहाँ 46 था, आगे हम तोड़कर 44 प्लस क्या किए हैं, एक्स वाई। एक्स वाई जो है, ये जो एक्स वाई है इसको लिंग गुणसूत्र मतलब कहने के मतलब सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और जो 44 है उसको ऑटोसोम गुणसूत्र है, मतलब हिंदी में क्या कहें, कायिक गुणसूत्र कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हम दो ही गुणसूत्र को इसमें और इसमें, पुरुष और स्त्री में हम बारीकी से इसको दिखाने के काम किए हैं कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र का स्वरूप क्या होता है, तो एक्स वाई होता है, और इसमें स्त्री में लिंग गुणसूत्र का स्वरूप क्या होता है, तो एक्स एक्स होता है। क्लियर हो गया? यहाँ इसका स्वरूप क्वेश्चन उठाने का काम करता है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र का स्वरूप क्या होता है, तो एक्स वाई, और स्त्री में लिंग गुणसूत्र का स्वरूप क्या होता है, तो एक्स एक्स होता है। क्लियर हो गया ना? अब देखिए, अब कहिएगा यहाँ से कि ये 44 इधर भी है और ये 44 इधर भी है। ये जो ऑटोसोम मतलब कायिक गुणसूत्र होते हैं वो दोनों में पुरुष और स्त्री में क्या होता है, समान होता है। ये 44 गुणसूत्र जो ऑटोसोम गुणसूत्र है इसमें कोई चेंजिंग होता नहीं है। इसमें जैसा गुणसूत्र है इसमें है 44, वैसा ही किसमें है, स्त्री में है। अब देखिए ये 44 गुणसूत्र का काम क्या होता है स्त्री पुरुष में। ये 44 गुणसूत्र जो होता है लिंग अंगों को छोड़कर अनेक अंगों का क्या करता है, निर्माण करता है। अब देखिए इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, कायिक गुणसूत्र। कायिक मतलब होता है काया, काया मतलब क्या होता है, शरीर, मतलब लिंग अंगों को छोड़कर, लिंग अंगों को छोड़कर अनेक अंगों का निर्माण कौन करता है, गुणसूत्र। ये जो 44 गुणसूत्र है ये करता है, इसमें भी ये 44 है ये करता है। क्लियर है ना? इसीलिए स्त्री पुरुष और स्त्री में 44 गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, कोई चेंजिंग इसमें होता नहीं है। जैसे आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि स्त्री और पुरुष में जो अंतर होती है वो क्या चीज में अंतर होती है, तो लिंगों का अंतर होता है। किसका अंतर होता है, लिंग का अंतर होता है। हाथ पैर मुंह कान जितना भी होता है और अंग जो लिंगों को छोड़कर अगर देखते हैं, लिंग को छोड़कर देखते हैं तो सभी अंग क्या होता है, दोनों में समान होता है। तो दोनों में समान होने का मतलब वो सभी अंगों का, लिंग अंगों को छोड़कर और सभी अंगों का निर्माण कौन करता है, तो ये 44 गुणसूत्र जो कायिक गुणसूत्र है। और चेंज कहाँ होता है, तो लिंग में चेंजिंग आती है, तो लिंग में चेंजिंग आती है तो लिंग गुणसूत्र जो होता है दोनों में क्या है, समान है नहीं, क्या है, चेंज है, बदला हुआ है। इसमें एक्स वाई है और इसमें क्या है, एक्स एक्स है। अब कहेगा कि मानव पुरुष और स्त्री में कितने गुणसूत्र एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। अब देखो यहाँ पर 44 पहले से, 44 जैसा इसमें और 44 जैसा इसमें, दोनों समान है कि नहीं है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो एक्स इसमें भी और एक्स में है, तो 44 इधर से समान है और 44 इधर से भी है, तो दोनों समान है कि नहीं। अब प्लस में एक एक्स और एक्स, तो इधर भी एक्स क्या है, समान है, मतलब टोटल गुणसूत्र कितने इसमें समान हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं। क्लियर हो गया ना? अंतर क्या है, तो सिर्फ जो यहाँ पर y है और यहाँ पर क्या है, x है, और इसी के अंतर की वजह से लिंग का क्या होता है, निर्धारण होता है। क्लियर हो गया ना? अब देखिए आगे चलेंगे, अगला स्टेप इसका लेते हैं। अगला स्टेप इसमें क्या है कि इसको हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में किस लिए, तो देखिए यहाँ पर 44 है तो 44 को हम क्या करेंगे, 22, और यहाँ पर से एगो x ले लेते हैं, तब 22 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आगे चलेंगे तो यहाँ से 22 फिर इधर आएगा, अब प्लस में यहाँ तो x ले लिए तो यहाँ क्या रह जाएगा, y रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ते थे, इसमें भी वैसा ही करेंगे हम, इसमें भी हम क्या करेंगे, वैसा ही करेंगे। इसमें वैसा ही कैसे करते, देखिए अब यहाँ पर भी 22 अब प्लस क्या, x। क्लियर? अब यहाँ पर भी 22 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए अब कहिएगा कि सर आप आगे चलकर फिर इसको आप क्यों तोड़ दिए।
अब देखिए यहाँ पर भी 22 प्लस एक्स, यहाँ पर 22 प्लस वाई, यहाँ पर 22 प्लस एक्स, यहाँ पर 22 प्लस एक्स। अब देखिए तोड़ने का रीजन है क्योंकि जब जनन प्रक्रिया के अंतर्गत जब गुणसूत्र आपस में निषेचन करते हैं तो इधर से 23 गुणसूत्र, इधर से भी कितने गुणसूत्र 23, तब 23 जाकर कितना बनता है 46, तब ना होता है मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 46 होती है। अगर यहाँ से निषेचन, यहाँ से अगर नहीं तोड़ते, यहाँ से अगर निषेचन अगर करा दिया जाए तो 46 और 46 इधर कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। क्या मानव गुणसूत्रों की संख्या 92 होती है? नहीं ना। तो यहाँ से जब भी निषेचन करता है, जब भी शुक्राणु से गुणसूत्र अस्खलित होती है तो 23 गो पुरुष का और 23 गो स्त्री का, तो कहीं जाकर निषेचन करने के बाद 23 दूनी क्या बनता है 46 होता है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखो इसी को हम आगे अगला स्टेप में इसको बढ़ाते हैं। अगला स्टेप में इसको हम क्या करते हैं कि अगला स्टेप, अब देखिए आगे इसको बढ़ाकर इसको हम निषेचन करते हैं, मतलब मिलाने के काम करते हैं। अब देखिए इससे तो कभी मिलेगा नहीं, यहाँ से लेते हैं किसका निषेचन, यहाँ से। अब देखिए यहाँ से लिए तो यहाँ पर कितना 22 और यहाँ पर भी कितना 22, तो 22 कितना हो गया 44। यहाँ पर क्या है x और यहाँ पर क्या है x, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। मतलब अब देखिए जब भी मिलता है तो 23 गो पुरुष का 23 गो स्त्री का। अब 23 गो, तो यहाँ से देखिए 22 और 22 44, यहाँ से x और यहाँ से भी क्या x, तो अब देखिए 44 प्लस क्या हो गया x। अब इसको हम मिलाएंगे कि ये गुणसूत्र जो है किससे मैच करता है, तो पुरुष से मैच करता है या स्त्री से। तो देखिए 44 प्लस XX किससे, 44 प्लस XX किससे मैच किया, स्त्री से। तो इस स्थिति में यहाँ पर कौन सा शिशु जन्म लेगी, लड़की। क्लियर हो गया ना, कौन सा शिशु, लड़की के रूप में। क्लियर हो गया ना। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, तो अब देखिए यहाँ से लिखते हैं इसको, यहाँ से लाते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है 22 और यहाँ पर भी क्या है 22, तो 22 कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44। और यहाँ पर है y और यहाँ पर क्या है x, क्या है x है। अब देखिए यहाँ पर करेंगे x y, 22 44, यहाँ पर y यहाँ पर x, तो क्या हो गया x y। अब इसको हम मिलाएंगे किसके गुणसूत्र से मैच करता है, तो किसके गुणसूत्र से, तो 44 प्लस XY किसका गुणसूत्र से मैच किया, तो पुरुष के गुणसूत्र से। तो अब बताइए यहाँ पर कौन सा शिशु, तो लड़का शिशु के रूप में जन्म लेगा, होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से इधर भी हम मिलाने के काम कर देंगे, तो इधर भी तो वही कहानी हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ से 22 प्लस x और 22 प्लस x, तो 22 कितना 44 और प्लस में x करेंगे। अब बता यहाँ पर भी क्या हो गया 44 प्लस x, यहाँ पर भी क्या लड़की शिशु के रूप में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अगला चलेंगे, तो अगला इससे मिलाएंगे यहाँ पर ले जाकर, तो यहाँ पर कितना 22 यहाँ पर 22, तो 22 कितना 44 प्लस यहाँ पर y, वहाँ पर क्या x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा XY हो जाएगा। अब बताइए 44 प्लस XY किसके गुणसूत्र से मैच किया, पुरुष के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लड़का शिशु के रूप में जन्म लेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना 46, जोड़ा पूछे तो 23, लिंग गुणसूत्र कितने, तो 2 होता है। लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। अब पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 44 होती है। ऑटोसोम गुणसूत्र को हम हिंदी में कायिक गुणसूत्र बोलते हैं। ऑटोसोम गुणसूत्र जो होता है पुरुष और स्त्री दोनों में क्या होती है समान होती है, इसमें कोई चेंजिंग होता नहीं है। सिर्फ किसमें चेंजिंग होता है, तो लिंग गुणसूत्रों में चेंजिंग होता है। क्लियर हो गया ना। ऑटो गुणसूत्र जो होता है लिंग अंगों को छोड़कर
अनेक अंगों का क्या करता है, निर्माण करता है। कोई दिक्कत नहीं ना। और ये जो लिंग गुणसूत्र होता है वो लिंग अंगों का क्या करता है, निर्धारण करता है। यहां से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो लिंग का निर्धारण हुआ वो कौन सा गुणसूत्र पर निर्भर करता है, लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है। जैसे हम यहां से देखिए 44 + XY किए और यहां अगला स्टेप में हम इसको तोड़ दिए, क्योंकि भी हम बताएं कि जब भी निषेचन करता है तो 23 गुणसूत्र है पुरुष का, 23 किसका, स्त्री का। तब कहीं जाकर 23 दूनी क्या होगा, 46 होगा। नहीं तो अगर 46 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा इसका। क्लियर हो गया ना। इसी तरह से देखिए यहां से दिखाने का काम किए 44 + XY, यहां तोड़े तो 22 + X और 22 + क्या, Y। यहां पर 22 + X, यहां पर 22 + X। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अगला स्टेप में इसको क्या किए, इससे हम मिलाने के काम किए। 22 और 22 44 और यहां पर X, यहां पर भी क्या है, X है। अब देखिए 44 + X किसके गुणसूत्र से मैच किया, तो स्त्री के गुणसूत्र से मैच किया। तो कौन सा शिशु, लड़की शिशु के रूप में जन्म लेगी। इसी तरह से देखिए यहां से दिखाने के काम किए हैं, यहां से 22 + Y और 22 + X, 22 22 44 प्लस क्या, X Y। अब बताइए ये किसका गुणसूत्र से मैच कर रहा है, तो पुरुष के गुणसूत्र से मैच कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा शिशु, लड़का शिशु के रूप में जन्म लेगा। इस तरह से मानव में क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसके बाद हम कुछ जनन अंगों को, नर जनन अंग और मादा जनन अंगों को क्या करते हैं, हम सिर्फ पहचान करेंगे कि कौन सा पुरुष में जनन अंग होता है जो जनन प्रक्रिया में भाग लेती है, और कौन सा स्त्री जनन अंग होता है जो जनन प्रक्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है। और जो उस जनन अंगों को हम पहचान करेंगे और प्लस में उसके कुछ कार्यों को देखेंगे, क्योंकि कुछ कार्य को पूछने के काम करता है। क्लियर। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम जनन अंगों को पहचान करते हैं, जनन अंगों का पहचान करते हैं। अब देखिए जनन अंग किसे कहते हैं, तो वैसी अंग जो जनन प्रक्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है, उसे क्या कहते हैं, जनन अंग कहते हैं। अब देखिए वहां से हम अगर इसके पहले पाचन का भी वीडियो छोड़े हैं, श्वसन का भी छोड़े हैं, तो पाचन अंग मतलब क्या, पाचन अंग वैसी अंग जो पाचन क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है। लेकिन पाचन अंग में क्या था, स्त्री और पुरुष में क्या था, समान था। जो अंग स्त्री में भाग लेता है पाचन क्रिया में, वही अंग किसमें, पुरुष में। जो अंग श्वसन क्रिया में पुरुष में भाग लेता है, वही अंग किसमें, स्त्री में भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या वैसी बात नहीं है, यहाँ से चेंजिंग आएगा। ये ऐसा नहीं है कि जो अंग पुरुष में जनन क्रिया में भाग ले रही है वही अंग इसमें स्त्री में भाग लेगा, इसमें तो होता ही नहीं है। तो किधर से, इसमें चेंजिंग आएगा आपका। अभी बता रहे थे कि स्त्री और पुरुष में जो अंतर होती है वो लिंग अंगों का अंतर होती है। क्लियर। अब देखिए अंग, लिंग अंगों को हम यहाँ पर पहचानेंगे कि कौन सा लिंग अंग जो होता है, मतलब कहने का मतलब जनन अंग जो होता है वो पुरुष में होता है और कौन सा स्त्री में होता है, और कौन सा अंग का क्या क्या काम होता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन उठाने के काम करेगा। जैसे कह देगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा पुरुष जनन अंग है, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा स्त्री जनन अंग है, तो यहाँ से फंसने के काम हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको 2 पार्टों में कर दिए हैं। इसके पहले जब हम पाचन और श्वसन वाला वीडियो बनाए हैं तो उसमें हम 2 पार्टों को 2 पार्टों में बांटे थे नहीं, क्योंकि जो अंग स्त्री में पाचन क्रिया में भाग लेती है वही अंग किसमें, पुरुष में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए इसको हम एक नर और दूसरा मादा, नर मतलब क्या, पुरुष, और मादा मतलब क्या, स्त्री। इसको अलग अलग पार्टों में हम देखने का काम करेंगे। चलिए सबसे पहले हम नर जनन अंगों को देखते हैं कि कौन कौन सा जनन अंग क्या जनन की प्रक्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है। सबसे पहले आते हैं यहाँ से, ए वाला देखिए, ए जो बनाए हैं इसको क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं, या फिर इसको अंडकोश भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, अंडकोश भी कहते हैं। और इस वृषण के बैक पीछे वाला हिस्से में एक तरह से एक नली होती है, इसे हम क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। क्लियर हो गया ना, इसे क्या, अधिवृषण कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो इस वृषण से दोनों वृषण से एक एक नली निकली रहती है आगे की ओर, इसे क्या कहते हैं, तो शुक्रवाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं। क्लियर। अब देखिए आगे चलेंगे तो शुक्रवाहिका के जो शीर्ष वाला भाग होता है वहां इस तरह के फूल की आकृति का दोनों शुक्रवाहिका पर क्या रहती है, इस तरह से एक संरचना रहता है, इसे शुक्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं। क्लियर हो गया ना। और जहां पर दोनों मिल गया शुक्रवाहिका,
वहां से एक अलग नली का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीसन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीसन कहते हैं। अब यहां से अब देखेंगे कि ये सभी अंग जो है मुख्य अंग है किसका, तो पुरुष का मुख्य जनन अंग है, जो जनन प्रक्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है। चलिए देखेंगे सबसे पहले क्या, वृषण, क्या वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, सीसन, ये मुख्य 5 जनन अंग है, पुरुष का जनन अंग है, जो जनन प्रक्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है। अब क्वेश्चन आपका यही से उठा देगा, पूछेगा वृषण किसका जनन अंग है, तो पुरुष का है। अधिवृषण किसका जनन अंग है, तो पुरुष का है। शुक्रवाहिका किसका जनन अंग है, पुरुष का है। शुक्राशय किसका जनन अंग है, पुरुष का है। सीसन किसका जनन अंग है, तो पुरुष का है। क्लियर हो गया ना, एक सभी जनन अंग किसका है, पुरुष का। क्लियर है ना, यही से क्वेश्चन उठाने का काम करता है। अब आते हैं किसमें, स्त्री में। सबसे पहले जनन अंगों को हम पहचान कर लेते हैं, उसके बाद सभी काम देखेंगे कि किसका क्या काम होता है। क्लियर, क्योंकि कामों को भी पूछने के काम करता है। अब इसमें आते हैं, तो इसमें सबसे पहले चलते हैं, तो यहां से चलेंगे हम। ए जो है इस तरह से दोनों तरफ साइड में गोल जो है, ए वाला ए इसको क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। क्लियर। अब इसके अंडाशय के ऊपर इस तरह से दोनों तरफ से रहती है, संरचना रहती है, इसे क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी कहते हैं। क्लियर हो गया ना। अब देखिए अंडवाहिनी के शीर्ष भाग पर, इधर वाला में दिखा देते हैं, अंडवाहिनी के शीर्ष भाग पर इस तरह से झिल्ली जैसी संरचना होती है। इस तरह से होती है, झिल्ली जैसी संरचना होती है। तो ये जो झिल्ली जैसी संरचना है ना, इसको हम फिम्बरी बोलते हैं। क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। क्लियर हो गया ना। अब आते हैं, तो ये जो बीच वाला भाग है, तो ये क्या है, गर्भाशय है, गर्भाशय। क्लियर। और यहां वाला जो भाग है, तो ये क्या है, योनि है। क्या है, योनि है। तो इसमें भी अगर स्त्री में भी देखा जाए तो मुख्य रूप से 5 जनन अंग आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा जनन अंग है, इसमें आएगा 2-3 गो आता है, जैसे गर्भाशय ग्रीवा आता है, ये सभी आता है। तो यहाँ पर से मुख को हम देखेंगे और मुख के कामों को भी हम देखेंगे। क्लियर हो गया ना। जैसे इसमें आया कौन, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, फिम्बरी और क्या, योनि। अब पूछेगा कि अंडाशय किसका जनन अंग है, तो स्त्री का जनन अंग है। अंडवाहिनी किसका जनन अंग है, तो स्त्री का जनन अंग है। गर्भाशय किसका जनन अंग है, स्त्री का जनन अंग है। फिम्बरी किसका जनन अंग है, तो स्त्री का है। योनि किसका जनन अंग है, तो क्या है, स्त्री का जनन अंग है। तो इस तरह से स्त्री के तरफ से जो है ये सभी जनन अंग जनन प्रक्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है, और पुरुष के तरफ से ये सभी अंग जनन प्रक्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब यहां से हम देखेंगे, सभी के कार्यों को देख लेते हैं। सभी के कार्य को हम रेड पेन से रेड मार्कर से लिख देते हैं। यहां से देखते हैं वृषण का कार्य क्या होता है, वृषण का। तो वृषण का कार्य होता है शुक्राणु का क्या करना, निर्माण करना। वृषण जो है शुक्राणुओं को क्या करता है, निर्माण करता है। अब क्वेश्चन पूछेगा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। कहाँ होता है, वृषण में होता है। वृषण का कार्य क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करना होता है। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अधिवृषण, उसके नीचे वाली जो नली होती है, इसका काम क्या होता है, शुक्राणु को क्या करता है, ये जमा करता है, मतलब संचय करता है। शुक्राणु को क्या करता है, संचय करता है, मतलब जमा करता है। निर्माण वृषण में और संचय कहाँ होता है, अधिवृषण में। क्लियर हो गया ना। अब देखिए आगे चलेंगे, तो आगे क्या है, शुक्रवाहिका है। आगे क्या है, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका से ही इसका कार्य निकाल लेंगे। शुक्र मतलब क्या, शुक्राणु, और वाहिका मतलब क्या, वाहन करना। किसका वाहन करना, शुक्राणुओं का वाहन करना। शुक्राणुओं को वाहन कौन करता है, शुक्रवाहिका। शुक्राणुओं का वाहन मतलब ढोने के काम करता है। शुक्राणुओं का वाहन कौन करता है, शुक्रवाहिका करता है। क्लियर हो गया ना। यहां से इसका नाम से ही हम काम इसका निकाले हैं। अब आते हैं शुक्राशय। शुक्राशय का काम होता है शुक्राणु द्रव स्राव करना। कौन सा द्रव, तो शुक्राणु द्रव, क्योंकि इधर से जो शुक्राणु आगे बढ़ती है वो गाढ़ा होता है। क्या होता है, गाढ़ा, इसलिए उसको हल्का पतले मात्रा में बनाने के लिए इसमें क्या, शुक्राणु द्रव स्रावित होता है, और वो मिलकर क्या बनाता है, शुक्राणु को पतला बनाता है। क्लियर हो गया ना। अब आते हैं क्या, सीसन। सीसन का मुख्य काम क्या होता है, तो सीसन जो होता है शुक्राणुओं को शरीर से क्या करता है, बाहर करता है। इसी मार्ग से जो होता है
शुक्राणु शरीर से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। श्वसन का दो काम होता है, मूत्र को क्या करना, शरीर से बाहर करना, और क्या करना, शुक्राणुओं को शरीर से क्या करना, बाहर करना। क्लियर हो गया ना। सभी जननांग का काम यहाँ से देख लिए। देखेंगे शुक्राणु का निर्माण कहाँ, वृषण में। फिर उसके बाद देखेंगे अधिवीर्य, शुक्राणु संचय क्या होता है, अधिवीर्यसन में। शुक्राणुओं को वाहन कौन करता है, तो शुक्रवाहिका करता है। शुक्राणु द्रव कहाँ से स्रावित होता है, शुक्राशय से। फिर श्वसन का काम क्या होता है, शुक्राणुओं को बाहर करना होता है। ये इसका कार्य हो गया। अब आते हैं किस में, तो इसमें स्त्री जननांग में देखते हैं। स्त्री में देखते हैं तो अंडाशय। अंडाशय का काम क्या होता है, तो अंडाणुओं को क्या करना, निर्माण करना। अंडाशय का काम क्या होता है, अंडाणुओं को निर्माण करना होता है। इसी में अंडाणु क्या होती है, निर्माण होती है। क्लियर हो गया ना। अब देखिए अंडाणु जैसी निर्माण होता है तो निर्माण के बाद ये जो फिम्बरी होती है, इस तरह से जो झिल्ली होती है, वो झिल्ली होती है, वो झिल्ली इस अंडाणु को क्या कर लेता है, यहाँ पर पकड़ लेता है। तो फिम्बरी का काम क्या हो गया, अंडाणुओं को क्या करना, पकड़ना। अंडाणुओं को पकड़ना। क्लियर हो गया ना। अंडाणु को पकड़ता है और अंडवाहिनी नली में क्या करता है, उसको भेजने के काम करता है। अब देखो, अब आएंगे अंडवाहिनी नली में आएंगे। अंडवाहिनी, अंड मतलब क्या, अंडाणु, और वाहिनी मतलब क्या, वाहन करना। किसका वाहन करना, तो अंडाणु का क्या करना, वाहन करना। अंडाणु यहाँ ये पकड़ लिया और यहाँ से यहाँ तक अंडाणुओं को लाने के काम करता है कौन, अंडवाहिनी नली। क्लियर हो गया ना। गर्भाशय में आएंगे तो गर्भाशय के काम क्या होता है, तो गर्भ धारण करना, गर्भ धारण करना। क्लियर हो गया ना। योनि का काम क्या होता है, तो शुक्राणुओं को समुचित तरीके से कहाँ तक पहुंचाना, कहाँ तक पहुंचाना, अंडवाहिनी नली तक। अब देखिए शुक्राणु इधर से एंट्री करेगा, ये समुचित तरीके से आगे इसको बढ़ाने के काम करेगा। इधर से क्या आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, अंडाणु, और इधर से क्या, शुक्राणु, और ये दोनों यही नली में जाकर क्या कर जाता है, मिल जाता है, मतलब निषेचन कर लेता है। और निषेचन करने के बाद फिर कहाँ पहुँचता है, गर्भाशय में पहुँचता है। क्लियर ना। तो पूछता है अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कहाँ होती है, निषेचन कहाँ होती है, तो अंडवाहिनी नली में होती है, गर्भाशय में नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करता है, गर्भाशय मार देता है, तो नहीं, कहाँ होता है, तो अंडवाहिनी नली में होती है। काम यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अंडाशय का काम क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण करना। या फिर क्वेश्चन पूछेगा अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। क्लियर ना। और अंडवाहिनी नली का काम क्या होता है, तो अंडाणुओं को वाहन करना। फिम्बरी का काम क्या होता है, अंडाणुओं को पकड़ना होता है। योनि का काम क्या होता है, तो शुक्राणु को समुचित तरीके से कहां तक पहुंचाना, अंडवाहिनी नली तक पहुंचाना। और गर्भाशय का काम क्या होता है, गर्भ धारण करना होता है। तो इस तरह से ये सभी स्त्री जननांग और इसका कार्य हो गया। इस तरह से ये सभी पुरुष जननांग और इसका क्या हो गया, कार्य हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। जहां तक हमको विश्वास है कि आपको ये कन्फर्म है कि मानव का लिंग निर्धारण और स्त्री जननांग और पुरुष जननांग आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत इसमें होने वाली बात नहीं है। क्लियर है। तो फिर हम इसी तरह से जनन चैप्टर से हम मेन टॉपिकों को हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।